बार के इतिहास के विद्यार्थियों के लिए आज का टॉपिक है किसान, जमींदार और राज्य। बच्चों, ये अध्याय 8वां चल रहा है। बच्चों, इसके अंतर्गत हम कृषि समाज और मुगल साम्राज्य का अध्ययन करेंगे। और बच्चों, ये जो समय था वो 16वीं और 17वीं सदी के बीच का था। हम 16वीं और 17वीं सदी के बीच के मुगल साम्राज्य और उसके अंतर्गत आने वाले कृषि समाज का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, आपको पता है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी और यह साम्राज्य औरंगजेब के समय तक अपनी पराकाष्ठा पर था। और 16वीं-17वीं सदी के दौरान जब भारत में मुगल साम्राज्य कायम था, उस समय भारत में 85% लोग गांव में रहते थे और इस गांव में छोटे खेतिहर भी थे और भूमिहर सम्भ्रांत भी थे। तो बच्चों, छोटे खेतिहर का अर्थ है छोटे किसान और भूमिहर सम्भ्रांत का अर्थ था कि धनाढ्य किसान जिनके पास ढेर सारी जमीनें थी। ये दोनों ही कृषि उत्पाद से जुड़े थे और दोनों ही फसलों के हिस्सों के दावेदार थे। तो बच्चों, इसी कारण इनके बीच सहयोग भी था, एक प्रकार की प्रतियोगिता भी थी और एक प्रकार का संघर्ष था। इसी प्रकार के रिश्ते कायम थे और खेतों से जुड़े तमाम रिश्तों के ताने बाने से गांव का समाज बना था। तो बच्चों, इसी समय कई बाह्य ताकतें भी ग्रामीण दुनिया में दाखिल हुई। ठीक है, इनमें सबसे महत्वपूर्ण मुगल राज्य था और यह अपनी आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा कृषि उत्पादन से उगाता था। तो बच्चों, जो राज्य था वह कृषि उत्पाद से भू राजस्व के माध्यम से अपनी राज्य का जो कोष है वो भर रहा था। और उस समय जो राज्य था उसकी इनकम का जो मुख्य जो स्रोत था वो भू राजस्व ही था। इसके लिए उसने राज्य के नुमाइंदे नियुक्त किए थे। बच्चों, यहाँ पर नुमाइंदे शब्द आया, नुमाइंदों का अर्थ होता है कर्मचारी, एक प्रकार के कर्मचारी। तो इसने राज्य के नुमाइंदे या कर्मचारी नियुक्त किए थे। इनका काम था राजस्व निर्धारित करना, राजस्व वसूली करना और इसका हिसाब किताब रखना और ग्रामीण समाज पर काबू रखना। ठीक है, तो बच्चों, इन माध्यमों से वो क्या करते थे, गांव के समाज पर काबू या नियंत्रित करने की कोशिश करते थे और वे तसल्ली करते थे कि खेतों की जुताई हो और राज्य को उपज से अपने हिस्से का कर समय से मिल जाए। तो बच्चों, कुल मिलाकर उस समय जो गांव थे वो आत्मनिर्भर थे और इन आत्मनिर्भर गांवों से जो राज्य था वो एक निश्चित भू राजस्व की इच्छा रख रहा था। ठीक है बच्चों, आपने पढ़ा होगा कि भारत प्राचीन काल से कृषि प्रधान देश रहा है। देश की अधिकांश जनता गांव में ही निवास करती थी उस समय और जो आत्मनिर्भर थे, कृषि उनके जीवन निर्वाह का माध्यम थी। अब बच्चों, जो किसान थे वो खाद्यान्न उगा रहे थे जिसका उद्देश्य था कि दैनिक आहार की पूर्ति हो, लेकिन इसके अलावा वे बिक्री के लिए भी फसल उगा रहे थे जिसको व्यावसायिक फसलें कहते हैं, जिसमें नील थी। बच्चों, इस नील की पैदावार करके भारतीय किसान खूब मुनाफा कमाते थे और यही नील भारत से विदेशों के बाजारों में निर्यात होती थी और इससे किसानों को भी लाभ मिलता था। इससे व्यापार, मुद्रा और बाजार भी गांव में घुस आए और इससे खेती वाले इलाके या कृषि क्षेत्र शहरों से जुड़ गए, अर्थात गांव की जो कनेक्टिविटी शहरों से स्थापित हुई। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इसके अंतर्गत हम ये पढ़ेंगे कि जो किसान है और कृषि उत्पादन उसकी क्या विशेषता थी। ठीक है, तो बच्चों, किसान जिसको हम खेतिहर कर रहे थे वह समाज की बुनियादी इकाई, ठीक है, खेतिहर समाज की बुनियादी इकाई क्या थी, गांव थी। और इसी खेतिहर समाज की इकाई का जो महत्वपूर्ण हिस्सा था वो किसान था। किसान पूरे वर्ष अधिक मेहनत करके, ठीक है, दिन रात एक करके फसल की पैदावार करता था,
लेकिन बच्चों किसानों की इस समय स्थिति खराब थी। उत्तर भारत के एक औसत किसान के पास शायद ही कभी एक जोड़े बैल और 2 हल से ज्यादा कुछ होता हो। ठीक है। अब बच्चों लेकिन कई किसान समृद्धशाली थे और कृषकों की समृद्धि की जो निशानी थी वो जमीन का आकार थी। ठीक है, वो जमीन का आकार थी। उस समय जमीन के आकार को किसानों की समृद्धि की निशानी माना जाता था। जैसे अब देख रहे हैं उदाहरण के लिए, गुजरात के जिन किसानों के पास 6 एकड़ के करीब जमीन थी वे समृद्ध माने जाते थे, और जिनके पास बंगाल में एक जो किसान था उसके पास जमीन की ऊपरी सीमा 5 एकड़ थी और 10 एकड़ जमीन वाले आसामी को अमीर समझा जाता था। बच्चों इसके अलावा खेती जो थी वो व्यक्तिगत मिल्कियत के सिद्धांत पर आधारित थी और कृषकों की जमीन उसी तरह खरीदी और बेची जाती थी जैसे कि दूसरे संपत्ति मालिकों की। बच्चों उस समय जो किसान थे और किसानों के लिए कई शब्द यूज हुए हैं और इसके बारे में हम किसानों के जो प्रकार हैं उसका अध्ययन करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हैं कि मुगल काल में किसानों हेतु प्रयुक्त शब्दावली। तो बच्चों किसानों को उस समय रैयत या मुजरियान कहा जाता था। इसके लिए आसामी शब्द या किसान शब्द का भी प्रयोग हुआ है। ठीक है, अर्थात उनको मुजरियान भी कहा जाता था, उनको किसान भी कहा जाता था, उनको आसामी या रैयत भी कहा जाता था। और 7वीं सदी के स्रोतों के अनुसार किसानों के 2 मुख्य प्रकार देख रहे हैं, खुदकास्त और पायकास्त। खुदकास्त अर्थात वे किसान जो अपनी भूमि पर खेती करते थे, पायकास्त वे किसान जो दूसरों के गांवों से ठेके पर खेती करने जाते थे। अर्थात खुदकास्त के पास अपनी जमीनें होती थी, अपनी जमीनों पर खेती करते थे, जबकि पायकास्त वे किसान थे जो दूसरे गांवों से ठेके पर खेती करने जाते थे। बच्चों अब हम बात करते हैं कि खेती की उन्नति के लिए कई प्रयास किए थे, जैसे सिंचाई और तकनीक। तो बच्चों मुगल काल में जमीन की बहुतायत मात्रा और मजदूरों की मौजूदगी और किसानों की गतिशीलता की वजह से कृषि का लगातार विस्तार हुआ और उस समय चावल, गेहूं, ज्वार मुख्य फसलें उगाई जाती थी। अब बच्चों जिन इलाकों में 40 इंच तक वार्षिक वर्षा होती थी वहां पर कमोबेश चावल की खेती होती थी और इससे कमतर वाले इलाकों में गेहूं और ज्वार की खेती होती थी। बच्चों कुछ ऐसे इलाके थे जहां पर पर्याप्त वर्षा नहीं होती थी, वहां के फसलों के लिए पानी की बार बार आवश्यकता होती थी। इसके लिए राज्य और किसानों के प्रयासों से उस समय सिंचाई के साधनों का विकास किया गया। तो बच्चों उस समय के जो सिंचाई के जो साधन थे वो थे, नंबर 1 ये था आपका रहट और बाल्टियां और नहर नाले। तो बच्चों बाबरनामा से के उल्लेख से हमें ज्ञात होता है कि उस समय जो सिंचाई के माध्यम थे रहट और बाल्टियां और नहर नाले। तो बच्चों बाबरनामा के अनुसार रहट के द्वारा सिंचाई लाहौर और दीपालपुर जो अभी वर्तमान पाकिस्तान में वहां पर की जाती थी, और आगरा, चंदावर, बयाना। बच्चों आगरा और चंदावर, बयाना ये आज के उत्तर प्रदेश में इसकी जो सीमा है वो वर्तमान राजस्थान से भी लगती है, क्योंकि जो बयाना है वो भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। यहाँ पर कृषक बाल्टियों से सिंचाई करते थे और मुगल शासकों ने कृषि के विकास के लिए नहरों और नाले खुदवाए और पुरानी नहरों की मरम्मत कराई, जैसे कि शाहजहां के शासनकाल के दौरान पंजाब में शाह नहर बनाई गई और बच्चों इनके माध्यम से सिंचाई होती थी और कृषि का उत्पादन इनसे भरपूर होता था। बच्चों अब हम बात करते हैं कि उस समय कृषि यंत्र के रूप में उस समय लोहे के नुकीले धार वाले हल्के फाल का प्रयोग किया जाता था और बीज बोने के लिए बरमे का इस्तेमाल होता था। गुड़ाई निराई हेतु लकड़ी के मूठ वाले लोहे के पतले धारदार यंत्र का प्रयोग होता था। अब बच्चों लोहे के जो नुकीले धार या फाल वाले जो यंत्र थे
यह ऐसा यंत्र था, इसकी महत्ता इस बात पर है कि इससे जो मिट्टी जो थी, वो मिट्टी की जो खुदाई होती थी वो गहरे रूप से नहीं होती थी, अधिक गहरे रूप से ये खोदता नहीं था जमीन को, जिसके कारण तेज गर्मी के महीनों में भी नमी बची रहती थी। ठीक है। और बैलों के जोड़े के सहारे खींचे जाने वाले बर्मे का इस्तेमाल बीज बोने के लिए किया जाता था बच्चों। अब इसके अलावा उस समय फसलों की भरमार थी। उस समय रबी की फसलें, खरीफ की फसलें होती थी। ठीक है। इसके अलावा बारिश या सिंचाई के अन्य साधन मौजूद थे। जिन जमीन पर जमीन जो थी जहां पर बारिश भरपूर होती थी या सिंचाई के अन्य साधन मौजूद थे, वहां साल में 3 फसलें उगाई जाती थी। ठीक है। अब बच्चों, इन फसलों की पैदावार के बारे में जो बाबरनामा के अलावा आयने अकबरी में भी इसका वर्णन मिलता है। आयने अकबरी कहता है कि दोनों मौसम मिलाकर आगरा में 39 किस्म की फसलें उगाई जाती हैं, जबकि दिल्ली प्रांत में 43 फसलों की पैदावार होती है। बंगाल में सिर्फ चावल की 50 किस्में पैदा होती थी। मुगल राज्य भी किसानों को ऐसी फसलों की खेती के लिए बढ़ावा देते थे। और बच्चों, जो उस समय उत्कृष्ट जो फसलें होती थी उनको जिनसे कामिल कहा जाता था। उस समय जिनसे कामिल की श्रेणी में कपास और गन्ने जैसी बेहतरीन फसलें मानी जाती थी। ठीक है बच्चों। उस समय बच्चों आप देख ही रहे हैं कि फसल रबी खरीफ के रूप में होती थी और फसलों की कई किस्में उस समय उगाई जाती थी। और बच्चों, दैनिक आहार की खेती पर जोर के अलावा व्यावसायिक या व्यापारिक फसलों के उत्पादन पर भी जोर दिया जाता था। और जो उत्कृष्ट नस्ल की फसलें उनको जिनसे कामिल कहा जाता था। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि उस समय विदेशी फसलों का भी भारत में उत्पादन हुआ। कुछ फसलें ऐसी थी बच्चों जिसका उत्पत्ति स्थल भारत नहीं था, और वो फसलें भी अब 17वीं सदी में भारत में आई। जैसे कि मक्का को ले लें। मक्का जो फसल है वो अफ्रीका और स्पेन के रास्ते भारत आया, और ये मक्का जो फसल है ये अमेरिका क्षेत्र से ये इस फसल को भारत में लाया गया, और इसका जो उत्पत्ति स्थल था वो मध्य अमेरिका था। लेकिन बच्चों, ये शीघ्र ही भारत की एक मुख्य खाद्यान्न फसल के रूप में उभरी, क्योंकि इसका उदाहरण मिलता है कि 17वीं सदी तक इसकी गिनती पश्चिमी भारत की मुख्य फसलों में होने लगी। इसके अलावा टमाटर है, आलू है, मिर्च जैसे सब्जियां नई दुनिया से लाई। नई दुनिया का अर्थ यहाँ पर अमेरिका से। तो बच्चों, आलू की जो उत्पत्ति थी पेरू से हुई। पेरू आपका लैटिन अमेरिका या दक्षिण अमेरिका का एक देश है। तो ये टमाटर है, ये आलू है, मिर्च है, इन्हीं नई दुनिया जिसमें आपका दक्षिणी अमेरिका का हिस्सा, उत्तरी अमेरिका का कुछ हिस्सा और मध्य अमेरिका का हिस्सा इन क्षेत्रों से लाएगी। इसी प्रकार अनानास और पपीता जैसे फल भी भारत पहुंचे। तंबाकू का पौधा सर्वप्रथम भारत में दक्षिण भारत में आया, और ये पौधा भारत में पुर्तगालियों की बदौलत पहुंचा, और 17वीं सदी में इसे उत्तर भारत में लाया गया। बच्चों, जहांगीर ने इस तंबाकू के उत्पादन पर पाबंदी लगा दी। तो बच्चों, उस समय जो समाज था, कृषि समाज, उसमें महिलाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। महिलाएं भी पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर कृषि उत्पादन में जुड़े थे, और इससे जो गांव थे वो आत्मनिर्भर थे, और यहां पर कृषि उत्पादन के अलावा कुटीर उद्योग भी विकसित थे। ठीक है बच्चों, आज हम इस अध्याय को यहीं तक पढ़ेंगे।